भैयाओं का ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जैव प्रक्रम के अंतर्गत मनुष्य में श्वसन तंत्र की बात करेंगे। श्वसन तंत्र से संबंधित कौन कौन से अंग हैं, उनकी संरचना क्या है और कहाँ स्थित हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी जीवधारी निरंतर विभिन्न उपापचयी क्रियाएं करते रहते हैं। ये उपापचयी क्रियाएं पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सब उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो किसी जीव के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इन सभी उपापचयी क्रियाओं को, इन सभी जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा आती है भोजन से। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रक्रम होना चाहिए जो इस भोजन को ऊर्जा में बदल दे। तो वो कौन सा प्रक्रम है? वह है श्वसन तंत्र। आज हम मनुष्य के श्वसन तंत्र की चर्चा करेंगे। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो अंग हैं, नासिका या नासामार्ग, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वास नली और फेफड़े। ठीक है, ये सब जो है श्वसन से संबंधित अंग हैं। एक बार फिर, नासिका या नासामार्ग, ग्रसनी, कंठद्वार, श्वास नली और फेफड़े। हम देखते हैं इनकी सबकी संरचना। आप देखिए इसकी संरचना। ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है। सबसे पहले इसमें नासाद्वार है। ये नासाद्वार है जहाँ से वायु प्रवेश करती है। इसी नासाद्वार में आप देखते हैं छोटे छोटे बाल होते हैं चारों तरफ। ये बाल जो नासाद्वार में वायु प्रवेश करती है उससे धूल मिट्टी के कण अलग करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही श्लेष्म की एक परत होती है, यानी जो चिकना पदार्थ होता है म्यूकस, उसकी भी एक परत होती है जो क्या करती है, जो धूल मिट्टी के कण हैं, जो जीवाणु हैं, उनको ट्रैप यानी उन्हें फंसाने का काम यहाँ पे करती है, जिससे शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में पहुँचे। तो नासाद्वार हो गया। नासाद्वार के बाद ग्रसनी। ग्रसनी एक उभय मार्ग होता है। यहाँ से वायु श्वासनाल में जाती है और भोजन आहार नाल में जाता है। फिर ग्रसनी के बाद ये कंठ है। आप देख रहे होंगे, इसे थोड़ा जूम करते हैं। आप देखिए, तो ये आपका कंठ है। कंठ कैसा है? कंठ त्रिकोणाकार है, बॉक्स नुमा है और यहीं से वायु जो है आगे बढ़ती है। और कंठ द्वार का मुख्य काम क्या है? कंठ द्वार का मुख्य काम है ध्वनि प्रोड्यूस करना, यानी ध्वनि निकालना। तो जो हमारी ध्वनि है वो इसी कंठ द्वार से निकलती है और ये कंठ द्वार श्वास नली के ठीक पहले पाया जाता है। कंठ द्वार के नीचे देखें तो श्वास नली होती है। ठीक है, ये श्वास नली में आप कार्टिलेज के बने छल्ले देख रहे होंगे। ये देखिए ये छल्ले हैं। ठीक है, ये देखिए छल्ले हैं। तो ये छल्ले जो हैं सी के आकार के होते हैं और जब श्वास नली में वायु नहीं होती है तब ये उसे पिचकने से रोकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यही श्वास नली, ये जो श्वास नली आप देख रहे हैं, ये श्वास नली आगे जा कर के दो भागों में बटी है। ठीक है, जिसे श्वसनी कहते हैं और ये श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, ये श्वास नली है, ये दो भागों में बट जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बट रही है। और ये जो श्वसनी है, पहले श्वास नली थी, अब दो भाग में बट गई, तो इसे हम क्या कहने लगे? श्वसनी। और श्वसनी किस में खुलती है? अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती है। ठीक है, तो श्वसनी की बात हमें समझ में आ गई। श्वसनी के बाद क्या होता है कि श्वसनी भी कई भागों में बटती है आगे जा कर के। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। माने एक पूरा जाल बना लेती है श्वसनी, जिसे हम क्या कहते हैं? श्वसनिका कहते हैं। तो श्वसनी के बाद श्वसनिका हो गई। और ये श्वसनिका देखेंगे आप, ये देखिए, ये जो श्वसनिका है, ये श्वसनिका है। ठीक है, ये श्वसनिका है जो आगे जा कर के
छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना में बदली है, जिसे क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। आप देखिए श्वसनी से स्टार्ट किया था। श्वसनी कई सारी श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और वही श्वसनिकाएं आगे चल कर के अंत में जो गुब्बारे जैसी संरचना है उसमें बदल जाती हैं, जिसे कूपिका या अल्वुली कहते हैं। ठीक है, तो यही एल्वुली जो होते हैं, यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। जो वायु है वो नासा द्वार से प्रवेश करती है, ये नासा द्वार है, यहाँ से प्रवेश करती है, फिर श्वास नली में जाती है, श्वास नली से इन श्वसनी में होती हुई फाइनली हमारे फेफड़ों की जो कूपिकाएं हैं उसमें पहुँचती है। ठीक है, अब वायु जब कूपिकाओं में पहुँच जाती है तो यहीं कूपिकाओं में जो है रक्त की जो है यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, और उन्हीं रक्त नलिकाओं के द्वारा जो वायु है वो हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने मनुष्य के पूरे श्वसन तंत्र की बात की। अब हम फेफड़ों की बात करते हैं। तो अगर हम फेफड़ों की बात करें तो मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो पसलियों से ढके रहते हैं, और ये पसलियाँ फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये फेफड़े हमारे वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और हृदय इनके बीच में हृदय होता है। ठीक है, और ये कोमल, लचीले, कत्थई सलेटी रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य का पूरा श्वसन तंत्र हो गया। अब हम इसके बाद बात करेंगे श्वसन क्रिया की। ठीक, श्वसन तंत्र के बाद हम श्वसन क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसा प्रश्न आता है तब आप क्या करेंगे। श्वसन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात है, कैसी प्रक्रिया है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है। रासायनिक क्यों है, क्योंकि इसमें भोजन को ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए यह रासायनिक प्रक्रिया है। फिर भौतिक क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी पूरी वक्ष गुहा और शरीर के दूसरे अंग कार्य करते हैं, इसलिए भौतिक प्रक्रिया है। तो श्वसन एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। और अगर एक लाइन में हम श्वसन की परिभाषा देखें तो श्वसन क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है कि इसमें ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोशिका में भोजन ग्लूकोज के रूप में मौजूद है, और जो ऑक्सीजन है वो कोशिका में प्रवेश करेगी और इसी ग्लूकोज के साथ मिलेगी, यानी इसी ग्लूकोज को तोड़ेगी, और तोड़ने के फलस्वरूप ऊर्जा बनेगी। ठीक है, इसी ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और कुछ मात्रा में जल भी बनेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। ठीक है, इसलिए श्वसन क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन है वह ग्लूकोज को तोड़ती है। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं उत्पाद के रूप में, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऊर्जा बनती है, और कुछ मात्रा में जल बाहर निकलता है। ठीक है, तो श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, जो विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में काम में लाई जाती है। यदि हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देखें तो भिन्न भिन्न पथों द्वारा होता है। हमारे पास NCERT का एक पूरा फ्लो चार्ट है, इसके द्वारा हम श्वसन को यानी जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है उसे 3 भागों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ऐसे जीव जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, वहाँ पे भी श्वसन होता है, यानी ऑक्सीजन नहीं है फिर भी श्वसन होता
है। ऑक्सीजन की कमी है फिर भी शोषण होगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति है फिर भी शोषण होगा। कुछ बच्चे क्या है, छोटी क्लास की परिभाषा याद कर लेते हैं। उनसे पूछा जाता है शोषण क्या होता है, तो वो कहते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। लेकिन ये श्वसन की परिभाषा नहीं है, ये तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, जिसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है वो फाइनली करती क्या है, वो ग्लूकोज का विखंडन करती है, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये प्रक्रिया हमें पूरी समझानी होगी, तभी हम श्वसन को समझ पाएंगे। हमारे स्कूल में है इसलिए हमें सही जानकारी होना चाहिए। तो ग्लूकोज जो है अभिकारक के रूप में है। आप जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाला है, इसमें 6 कार्बन के परमाणु होते हैं। और जब कोशिका द्रव में, यानी जो ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में मौजूद होता है, तब ये 3 अणु वाले पायरुवेट में विखंडित होता है। सबसे पहले 3 अणु वाला पायरुवेट बनता है। ठीक है, अब ये पायरुवेट अलग अलग पथ में जाता है। अगर ईस्ट है, यानी ऐसे जीव में जिनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो वहाँ पर इस ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा, यानी पूर्णतः ये टूटेगा नहीं। तो कौन कौन सी चीज़ें बनेंगी, इथेनॉल बनेगा, CO2 गैस बनेगी और ऊर्जा बनेगी। ठीक है, इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब शोषण होता है तो इस प्रकार के शोषण को हम अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं, या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और किस में पाई जाती है, ईस्ट सहित कुछ जीवाणुओं में ये अवायवीय श्वसन पाया जाता है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन वाला अणु बनता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। ये तो हमारे अंदर ही होता है, मनुष्य में और बहुत सारे जंतु, पेड़ पौधों में इस प्रकार का श्वसन होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है तो वहाँ पे श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप CO2, H2O और ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ये जो श्वसन होता है ये हमारे अंदर सभी जो बड़े जीव हैं, हायर ऑर्गेनिज्म हैं, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जबकि जो अवायवीय श्वसन है वह ईस्ट में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा, इस प्रकार के श्वसन को कहते क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं, वायवीय, या इसका इंग्लिश में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हम बात करेंगे, कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, यानी ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, किसी समय हम बहुत ज़्यादा वर्क करें, बहुत ज़्यादा टहलें, तो या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करें, तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। या कभी अचानक से आप देखें कि कभी जो है आप दौड़ते ना हो और अचानक एक दिन खूब सारा दौड़ लें, खूब सारा कसरत कर लें, तो हमारी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में एक पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा होता है और दर्द होने लगता है। लेकिन ये लैक्टिक अम्ल बनता कैसे है, देखिए भाई, जिस समय हम कसरत कर रहे थे या दौड़ भाग रहे थे, उस समय हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता थी। लेकिन हुआ क्या कि ऑक्सीजन मिली कम, तो ऑक्सीजन जब कम मिली
तो ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण नहीं हो पाया और क्या बना, लैक्टिक अम्ल बना और ऊर्जा बनी। इस लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद यानी या कुछ 1 दिन या 2 दिन बाद हमारे शरीर में जो है दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि वही जो लैक्टिक अम्ल है वह फिर दोबारा से किस में बदल जाता है, CO2 और जल और ऊर्जा में बदल जाता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन होता है उससे लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। ठीक है, और ये इस प्रकार का श्वसन कहाँ होता है, हमारी पेशियों में होता है। ठीक है, तो इसे हम क्रैम्प्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। यानी मांसपेशियों में क्या हो गया, क्रैम्प्स हो गया। क्रैम्प्स का मतलब लैक्टिक अम्ल जमा हो गया। तो आपने देखा कि ग्लूकोज का विखंडन भिन्न भिन्न पथों द्वारा कैसे हो रहा है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अभाव में, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। जब ऑक्सीजन का अभाव है तो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प्स हो जा रहा है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ये कौन सा शोषण है, वायवीय शोषण है। तो आज सभी छात्र वायवीय, अवायवीय और हमारी पेशियों में जो शोषण हो रहा है जैसे क्रैम्प्स हो रहा है उसके विषय में हमें पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे, इसे नोट करेंगे। ठीक है, नोट करने से